नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 11 ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, खेतों में चारों तरफ फैली हरियाली, पीली पीली सरसों, मटर, रंग बिरंगी तितलियों का सुंदर फूलों पर बैठना, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, मरकत जैसा गांव, सब अपनी अपनी सुंदरता को संजोए हुए हैं जो एक रूप देखते ही सबका मन मोह ले। इसी कारण कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। प्रश्न 2, कविता में किस सौंदर्य मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर में लिखेंगे, कविता में वसंत मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसे खेतों में फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूलों का खिलना, तितलियों का इधर उधर मोहक रूप में फूलों पर बैठना, कोयल का गुनगुनाना, हम इसी मौसम में खुशनुमा रूप से आनंद ले सकते हैं। प्रश्न 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर में हम लिखेंगे, गांव में चारों ओर हरियाली है। हेमंत और वसंत की धूप अधिक प्रखर नहीं होती, हरियाली पर पड़कर सुंदर चमक बिखेर देती है। मरकत मणि भी हरे रंग का होता है, वह सुंदर चमकता है। गांव का परिवेश खुला है, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर में लिखेंगे, अरहर और सनई की फसलें जब पक जाती हैं तो उनकी सुनहरी बालियां पककर सूख जाती हैं, तब उनकी फलियां हवा के चलने पर कर धनियों की तरह बजने लगती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि गंगा के किनारों पर इस तरह से बालू की रेत फैली हुई है जैसे सांप ने चलते हुए अपने इस निशान छोड़ दी है। हसमुख हरियाली, हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इसमें उत्तर में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि खेत में हसमुख रूप धारण करते हुए गांव में फैली हरियाली सर्दियों की धूप में आलस से सोती हुई प्रतीत होती हैं, जिसमें यह लग रहा है कि हम बस सर्दियों में सुबह सुबह सोने का सुख प्राप्त करते रहें। प्रश्न नंबर 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे रंग, तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अगला प्रश्न है, अनुप्रास मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब है प्रश्न नंबर 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर में लिखेंगे, इस कविता में जिस गांव का चित्रण किया गया वह भारत के गंगा के किनारे फैला कोई गांव हो सकता है। रचना और अभिव्यक्ति में 8वां प्रश्न, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कवि ने सहज और सरल भाषा में तालमेल बैठाते हुए खेतों में फैली हरियाली, एक गांव का मन मोह लेने वाला दृश्य, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने इसमें भिन्न अलंकारों का प्रयोग किया जिसमें अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण अलंकार सम्मिलित हैं। कवि ने गांव की सौंदर्यता को इस तरह से निखारा है कि किसी का भी मन इतना प्रफुल्लित हो जाए कि वह गांव में ही रहना चाहेगा। प्रश्न नंबर 9, आप जहां रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मैं टोंक जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव के पास बनास नदी बहती है। बनास नदी के रेतीले तट से बजरी रेत का खूब खनन होता है। शिशिर के प्रारंभ में यहाँ खूब खरबूजे और तरबूजे की बुआई होती है, जो शिशिर ऋतु आते ही अच्छी फसल देती हैं। यहाँ खूब तरबूज और खरबूजे लगते हैं, जो जयपुर, अजमेर आदि दूर दूर स्थानों तक भेजे जाते हैं। पाठ्येतर सक्रियता में हमारा अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नजर आते हैं? इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, उस समय के गांव और आज के समय के गांव में एक सीधा परिवर्तन तो प्रदूषण ने ले लिया है। आजकल तो लोगों ने लगभग खेती की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। सब अपने गांव को छोड़ते हुए विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, खेतों को बेच रहे हैं। पहले कच्ची मिट्टी से बने हुए घर हुआ करते थे। लोग घंटों चौपाल में बैठते, बातें करते, ताश खेलते, रागनी सुनते, अलग अलग प्रकार के नाटक प्रकाशित होते।
अब ऐसा दृश्य कहाँ रह गया है। लोगों को अपने ही काम से फुर्सत नहीं, लोग घरों में घुसे रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। शहर से जैसे घर गांव में विकसित होने लगे हैं। ना छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागते खेलते दिखाई देते, सब ने खेलने की जगह फ़ोन को दे दी है। अगला प्रश्न, अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उत्तर में हम लिखेंगे, पता चलता है कि कविता में जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण किया गया है वह वसंत ऋतु में खिली फसलें हैं। इधर उधर तितलियां और मधुमक्खियां उन फूलों पर फिरती रहती हैं और ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसी समय जंगल में आड़ू, नींबू, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, अनेक प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं। उस समय की जानकारी प्राप्त करके जो फसल मेरे सामने यह गांव की यात्रा करते वक्त बोई गई। जैसे गेहूं की फसल को खेत में पानी देने के बाद उसको ज़मीन के अंदर बोया गया और कुछ दिन के बाद उस बीज को हमने एक छोटे पौधे के रूप में पाया। जैसा कि इस कविता में दिखाया गया है या बताया गया है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।